शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम ने गुजरात में जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के लाभार्थियों को कराया गृह प्रवेश। कहा, जनजातीय वर्ग का है विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर बहन को लखपति दीदी बनाने को बताया अपना लक्ष्य। कहा, मेरी बहनों की आंखों में क्यों रहे आंसू, किसानों की जिंदगी बदलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं विपणन विभाग ने किसानों को उनकी फसल का 48 घंटे के अंदर भुगतान करने की तैयारियां की तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था निर्देश। किसानों के पास जाकर धान की जा रही है खरीद। 28 फरवरी 2026 तक चलेगी धान खरीद। देश में तेजी से बदल रहा है मौसम। नवंबर के अंत और दिसंबर के शुरुआत में सर्दी और बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का कल शुभारंभ और शिलान्यास किया। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कार्यक्रम भी कराया। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनजातीय वर्ग का विकास रही है, जबकि 6 दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को अभाव में रखने का काम किया है। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के विकास से संबंधित पीएम जनमन और उत्कर्ष योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम जनमन योजना पर
24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सोनभद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डबल इंजन सरकार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 517 आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 517 गांवों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके समग्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। किसानों को उनकी फसल का 48 घंटे के अंदर भुगतान करवाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद खाद्य एवं विपणन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों के पास जाकर धान की खरीद की जा रही है। 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक धान खरीद चलेगी। बरेली समेत समूचे पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर 2025 से धान की खरीद की जा रही है। योगी सरकार धान किसानों को उनकी उपज के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 48 घंटे में किसानों के खाते में भुगतान कर रही है। योगी सरकार ने सामान्य धान के लिए 2,369 रुपए क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,389 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अपने रायसेन संसदीय क्षेत्र के सिलवानी विधानसभा के ग्राम नारायणपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी बदलना है। इस क्षेत्र की खेती को हम कैसे ठीक कर सके, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाएं, वहां भी मेरी टीम आएगी। किसानों की जिंदगी बदलना है तो आज अच्छे बीज का बहुत इंतजाम किया है, चना के, गेहूं के, मसूर के। अभी किट भी मिलेंगे और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहता हूं इस इलाके की मिट्टी की पूरी जांच करें और यहाँ और कौन कौन सी फसल बेहतर हो सकती है उसका इंतजाम हमको करना है। जुगाड़ अब नहीं चलेगी, अब पाइप डालने वालों को ठीक से हम देखेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन ढंग से इनकी मरम्मत हो इसका इंतजाम करेंगे ताकि किसान की खेती ठीक हो सके। और इस क्षेत्र की खेती का हम कैसे विशेष रूप से कोई प्रोजेक्ट बनाए तो भाभी मेरी टीम आएगी फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर बहन को लखपति दीदी बनाना हमारा संकल्प है। स्व सहायता समूह की बहनों, हर बहन को लखपति बनाना है मुझे। हर बहन को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के सबके काम धंधे शुरू करवाना है, छोटे छोटे काम जो बहनों की आमदनी बढ़ाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग काम करेंगे, पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बड़ी, पापड़, अचार। लेकिन केवल यही नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग देके प्रोसेसिंग के काम में भी लगवाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एक एक बहन की जिंदगी बदलनी है। मेरी बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वे गरीबी से मुक्त हों।
मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, एक एक बहन की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। लाडली बहना जारी रहेगी। अब 1500 रुपया मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा था 3000 रुपया तक ले जाएंगे मेरी बहनों, हर महीना 3000, चिंता मत करना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब और जनजातीय हितैषी सरकार है। किसी गरीब की जमीन छीनने नहीं दी जाएगी, चिंता नहीं करनी है। जिनका जमीन पर बरसों से कब्जा है, उनका कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। वो अपनी खेती यहां करेंगे। बीजेपी की सरकार है जो गरीबों की, आदिवासियों की हितैषी है। किसी गरीब की जमीन छीनने नहीं दी जाएगी, चिंता मत करना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय नागालैंड के दौरे पर हैं। नागालैंड के दीमापुर में उन्होंने नागालैंड टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटर्न भी उनके साथ मौजूद थे। शुक्रवार को किफेरे में भी सीतारमण ने नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक की CSR पहल के तहत 9 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में 9 बैंक शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी स्वीकृति प्रदान पत्र दिए। उन्होंने कहा कि आज नागालैंड में बैंकिंग सेवाओं से वंचित गांवों की संख्या 2019 के 1143 से घटकर आज केवल 15 रह गई है। इस कार्यक्रम में उन्होंने 350 लाभार्थियों को कुल 28.02 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर भुगतान योजना के तहत राज्य भर के 1.33 लाख सोयाबीन किसानों के बैंक खातों में 233 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। ये राशि उन्हें फसल के बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के लिए दी गई। मोहन यादव ने देवास जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में ये राशि हस्तांतरित की और कहा कि मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। इस योजना की घोषणा मोहन यादव ने सितंबर में की थी। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 9 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जबकि 1.35 लाख से अधिक किसानों ने विभिन्न मंडियों में अपनी उपज बेची है। आपको बता दें कि किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना 2025 शुरू की गई है। सोयाबीन के मॉडल रेट 7 नवंबर से ही प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत मंडियों में सोयाबीन बेचने वाले किसानों के लिए बुधवार को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। ये मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में बेची है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर राशि की गणना की जाएगी। और नवंबर में मूंगफली की खेती किसानों के लिए लाभदायक समय है। सही बीज, मिट्टी और तकनीक अपनाकर लागत के मुकाबले दोगुना मुनाफा पाया जा सकता है। SP11, JL24 और कादरी 3 जैसी उन्नत किस्में सबसे उपयुक्त हैं। खेत में जल निकासी और बीज उपचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में रबी फसलों की खेती की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मूंगफली की खेती को लेकर किसानों के मन में ये चिंता बनी रहती है कि आखिर कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। सर्दियों के मौसम में मूंगफली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में नवंबर में बड़े पैमाने पर किसान इसकी खेती करते हैं। सही तकनीक, मिट्टी की तैयारी और समय पर बिजाई के साथ ये फसल जल्द तैयार होती है और लागत के मुकाबले अधिक लाभ देती है। ये प्रमुख तिलहनी फसल किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा दिला सकती है। मूंगफली की खेती में सबसे जरूरी है सही मात्रा में बीज और बुआई की विधि को समझना। मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय सिंचित क्षेत्र में जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है, जिसकी कटाई नवंबर में होती है। वहीं दूसरी फसल नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। मूंगफली की बुआई के लिए झुमका किस्म का लगभग 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, जबकि विस्तारी और अर्धविस्तारी किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। झुमका किस्म की कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मूंगफली की अच्छी फसल के लिए मौसम और मिट्टी दोनों अनुकूल होने चाहिए। इसके लिए दिन का तापमान लगभग 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए और परिपक्व होने के समय रात में हल्की ठंड
फसल के लिए फायदेमंद रहती है। साल भर में 51 से 126 सेंटीमीटर बारिश पर्याप्त होती है। मूंगफली के लिए अच्छी जल निकासी वाली नर्म और ढीली दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है, जिसमें कैल्शियम और जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। और देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में भी कल तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। आईएमडी ने आज तमिलनाडु और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं केरल और माहे के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर मंडी में 14 नवंबर को बाजरे की कीमत रही 2,775 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,775 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की चरा मंडी में 14 और 15 नवंबर को बाजरे के सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 2,150 रुपए पर बने रहे। बाजरे की कीमत में स्थिरता का सिलसिला यहाँ की चौबेपुर मंडी में भी देखने को मिला। चौबेपुर मंडी में 14 नवंबर को बाजरे का भाव था 2,775 रुपए। 15 नवंबर को इसके दाम बिना किसी बदलाव के 2,775 रुपए पर बने रहे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो यहाँ की इटावा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,775 रुपए। फर्रुखाबाद मंडी में बाजरे के सौदे हुए 2,775 रुपए पर, जबकि राज्य की ही खैर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 67,89,000 हेक्टेयर रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। शनिवार के दिन अरहर की आवक गुजरात की मंडियों से ज्यादा रही। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात के अमरेली मंडी में बीते शुक्रवार को अरहर का भाव था 6,375 रुपए। शनिवार के दिन अरहर के सौदों में नरमी आई और भाव 175 रुपए गिरकर 6,200 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और अरहर 14 और 15 नवंबर को 5,600 रुपए पर बिके। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ 14 नवंबर के दिन अरहर की कीमत रही 6,700 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदों में 225 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद अरहर का दाम हो गया 6,475 रुपए। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में चने की बुवाई करने का समय उचित है, साथ ही जीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुवाई कर लें। इसके अलावा गाजर की बुवाई करें। किसान सरसों की बुवाई कर लें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें, वहीं मूंग की कटाई कर लें। गुजरात में उड़द की कटाई कर सकते हैं। किसान धनिये की तुड़ाई कर लें। गुजरात के किसान भिंडी की तुड़ाई करें। यहीं धान की कटाई करने का समय उपयुक्त है, वहां टमाटर की बुवाई कर लें। इसी तरह गुजरात में हरी मिर्च की बुवाई कर सकते हैं।
राजस्थान में गेहूं की बुवाई कर लें, किसान जौ की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों की बुवाई के लिए समय उचित है, यहां अजवाइन की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर लें, राजस्थान में मूली की बुवाई करें। इसके साथ ही गाजर की बुवाई कर सकते हैं, वहां फूल गोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें, राजस्थान के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय चने की बुवाई कर लें, यहीं इसबगोल की बुवाई करते रहें। अभी जीरे की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दें। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हों तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली लालकिला ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटनास्थल से 9mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खाली खोखा बरामद हुए हैं। चूंकि 9mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते, इसलिए जांच को नया मोड़ मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शनिवार शाम बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। इसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े मौजूद रहे। ललन सिंह और संजय झा के साथ सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई। बिहार चुनाव परिणाम में महागठबंधन की करारी हार के बाद इसके राजनीतिक असर अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतभेद की स्थिति और गहराती दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात हुए जोरदार धमाके के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया और जांच की जा रही है। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र के एक पत्थर खदान में ऊपर से गिरे भारी मलबे से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के बुधवारा वाला मोहल्ले में 2 अज्ञात हमलावरों ने घर लौट रहे 40 वर्षीय नवीन अरोड़ा को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अरोड़ा के मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद व्यापारी समुदाय और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया।
केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी को 2024 का मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। उन्हें KLM एक्सिवा फिटनेस के सहयोग से मनोरमा न्यूज़ द्वारा आयोजित एक जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से पुरस्कार के लिए चुना गया था। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2030 तक $100 अरब को पार कर जाएगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि ये क्षेत्र जो देश के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। लॉग आउट कैसे हो गया? इनकरेक्ट पासवर्ड, यही तो है। मेरा अकाउंट कहाँ गया? एक लॉगिन, एक पासवर्ड और फिर अदृश्य शून्य। 4 लाख लोगों की दुनिया, उसके सपने, उसकी मेहनत और उसकी पहचान का संसार कुछ ही सेकंड में बिना कोई आवाज किए मिटा दिया गया। हाय, दिस इज योर काशवी। वैसे तो आज तक आप लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे मेकअप के बारे में, फ्रॉम द मॉइस्चराइजर टू द ब्लश। ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया से अकाउंट कैसे गायब हो सकता है? ये क्या है? What happened? There is this one application जो नॉर्मल इंटरफेस पर विजिबल नहीं है बट बैकग्राउंड में रनिंग है। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तूने ये चेक नहीं जलाया मगन लाल, अपनी तकदीर को आग लगाई है। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आकर्षा को अपने वश में कर दी। भाई बात समझ में? और इसमें मदद करूंगा मैं। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। मैं अपनी जान पर खेलकर भी सीमा को उन दरिंदों के चुंगल से बचा कर लाऊंगा। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। रुपया पीर न पैसा पीर, सबसे बड़ा है ईसा पीर। ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। हम तूफान से टकराने वाली वो मौजें हैं जिन्होंने ना जाने कितनी चट्टानें ढेर कर दी। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है। शेर और जगन सेठ ने उसे अगवा कर लिया है। उनका कहना है कि मैं जेल से उनके 25 कैदियों को आजाद करवाऊं। ये वो कैदी हैं जिनके जीने का मकसद है और उनके जीने का हक छीनना। 3 अजनबी आए और बड़े आराम से 25 कैदियों को निकाल कर ले गए। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म लोहा 17 नवंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। मैं अभी आ रहा हूँ। चीचू, क्या हो गया? आंसू फैक्ट्री में आग लग गया। क्या? पापा, 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 आंसू को देखिए। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। तू अपने बेटी की इज्जत चाहती है ना, तो उसे बोल बेद से दूर रहे। 1 महीने में यहाँ कंपटीशन होने वाला है। इस प्रतियोगिता को जीतकर इस बार मैं भी जाऊँ। ताल कटोरा तब जाओगे ना जब यहाँ पे कुछ प्रूफ करोगे। मैं जी जान लगा दूंगा कल्पना और शिखर की शादी में। मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार वालों की बात सुन लेनी चाहिए और एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इतना ही आसान है ये दोस्ती तोड़ना, तोड़ दो, जाओ।
हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।